हाय दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पे नजर डालेंगे जो एक बहुत ही छोटे लगभग मामूली से सुराग से शुरू हुई थी। एक ऐसा सुराग जिसने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया जिसका जवाब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, बिल्कुल। एक अकेला पोस्टर और उसने एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया जो पूरे देश में फैला हुआ था। और जानते हैं इसके पीछे कौन था? कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि पढ़े लिखे स्टेट टॉपर डॉक्टर्स। यकीन करना मुश्किल है ना? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पोस्टर से। ये वो पहला धागा था जिसने एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश को परत दर परत उधेड़ कर रख दिया। तो आप देखिए कि एक्शन कितनी तेजी से होता है। 17 अक्टूबर श्रीनगर में एक पोस्टर दिखता है और सिर्फ 48 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 दिनों में पुलिस सीसीटीवी फुटेज से 3 लड़कों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है और सीधे पहुंच जाती है एक मेन हैंडलर तक, इरफान अहमद। बस इरफान के पकड़े जाने के साथ ही इस पूरी साजिश का, समझिए, पहला धागा पुलिस के हाथ लग गया था। अब इरफान की गिरफ्तारी हमें उन लोगों तक ले जाती है जो इस पूरी साजिश के दिमाग थे, और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये लोग स्टेट टॉपर्स से आतंकवादी बने डॉक्टर थे। ये देखिए, ये थे इस साजिश के मास्टरमाइंड। एक तरफ डॉक्टर उमरुन्नबी, जम्मू कश्मीर पीएससी परीक्षा का टॉपर, दूसरी तरफ डॉक्टर मुजम्मल शकील, सीईटी में स्टेट रैंकर। दोनों का अकादमिक करियर शानदार था, भविष्य उज्जवल था, लेकिन दुनिया की नज़रों से छिपाकर वो एक बहुत ही खौफनाक एजेंडा चला रहे थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जवाब है श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, वो जगह जहाँ जिंदगियां बचाई जाती हैं। यहीं पर इरफान अहमद, जो एक पैरामेडिक था, और निसार उल हसन, जो एक फैकल्टी मेंबर था, इन जैसे पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट करते थे। इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था और धीरे धीरे इन होनहार डॉक्टरों के दिमाग में जहर भरा जा रहा था। अब कहानी का सेंटर श्रीनगर से हटकर दिल्ली के नज़दीक एक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, और यहीं पर यह साजिश एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। इनके लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी एक परफेक्ट कवर थी, दिल्ली से बस 35 किलोमीटर दूर। इस यूनिवर्सिटी का अपना इतिहास ही आप देखिए, चिटफंड घोटालों और गड़बड़ियों से भरा था। यहाँ की मैनेजमेंट इतनी लचर थी कि इन डॉक्टरों को बिना किसी एनओसी के नौकरी मिल गई, और बस इन्होंने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 को अपना नया कमांड सेंटर बना लिया। और इसी जगह पर इस ग्रुप में एक और बेहद अहम और खतरनाक किरदार की एंट्री होती है, शाहीन सईद। वो भी एक स्टेट मेडिकल एग्जाम टॉपर थी। सोचिए, उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, कट्टरपंथ का रास्ता अपनाया, और उसे इस ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने और महिला सुइसाइड बॉम्बर्स की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई। तो अब 2 चीजें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ ये आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस की जांच तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये असल में समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उनकी प्लानिंग देखिए कितनी प्रोफेशनल और खतरनाक थी। पहले तो उमर और मुजम्मिल ने तुर्की जाकर कार बम और ड्रोन अटैक की बाकायदा ट्रेनिंग ली। फिर यूनिवर्सिटी की ही केमिस्ट्री लैब से अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल्स चुराकर जमा करना शुरू कर दिया। शुरुआती खर्चों के लिए उन्होंने आपस में ही 26 लाख रुपए भी जमा किए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर को भी तैयार कर लिया था और भविष्य के लिए एक विमेन्स विंग भी बना रहे थे। और वो लोग बहुत ज्यादा सावधान थे। पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपने एन्क्रिप्टेड मैसेजेस में मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, जैसे मेडिसिन स्टॉक का मतलब होता था हथियार, और ऑपरेशन थिएटर का मतलब था हमले की लोकेशन। और उनका जो फाइनल प्लान था, उसका कोड नेम था ऑपरेशन D6। उनका मकसद था 6 दिसंबर 2025 को भारत के 6 बड़े शहरों में एक साथ 32 कार बम धमाके और ड्रोन अटैक करना। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की साजिश थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी साजिश फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था। इरफान की गिरफ्तारी के बाद उमर को शक हो गया। फिर उनका एक और साथी आदिल सीसीटीवी में आ गया, और आखिरकार 30 अक्टूबर को इरफान से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी पर छापा मार दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ पुलिस का छापा और दूसरी तरफ आतंकियों की हताशा में की गई एक आखिरी कोशिश।
30 अक्टूबर की उस रेड में मुजम्मिल तो पकड़ा गया, लेकिन जो मास्टरमाइंड था उमर और जो फाइनेंसर थी शाहीन, वो दोनों अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग निकले। अब पुलिस के सामने खुली साजिश थी और 2 बेहद खतरनाक आतंकवादी फरार थे। और जब यूनिवर्सिटी के पास उन 2 किराए के कमरों की तलाशी हुई तो जो मिला वो सच में होश उड़ाने वाला था। सोचिए जरा, करीब करीब 1900 किलो, 2900 किलो विस्फोटक। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो तबाही का मंजर कितना भयानक होता। यही नहीं, वहां से पुलिस को 358 किलो रेडी टू यूज कार एक्सप्लोजिव, AK-47s, असॉल्ट राइफलें, पिस्तौलें और यहां तक कि बम बनाने की पूरी मशीनरी भी मिली। ये किसी छोटी मोटी साजिश की तैयारी नहीं थी, ये एक पूरी तरह से तैयार और खतरनाक आतंकी सेल था। अपनी पूरी साजिश के नाकाम होने के बाद उमर 9 दिनों तक छिपा रहा और फिर जब उसे लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने हताशा में अपना आखिरी सबसे खौफनाक कदम उठाया। वो एक कार बॉम्ब लेकर दिल्ली आया और 9 नवंबर की शाम को लाल किले के पास उसे ब्लास्ट कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक एक करके सारे अपराधी पकड़े गए। उमर की पहचान उसके परिवार के DNA सैंपल से हुई। शाहीन सईद को लखनऊ से तब गिरफ्तार किया गया जब वो दुबई भागने की फिराक में थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और यूनिवर्सिटी की मान्यता ही सस्पेंड कर दी गई। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग, वो लोग जिनका काम जिंदगियां बचाना है, वही जाने लेने पर उतारू हो जाएं, तो हम इस तरह के खतरे को वक्त रहते पहचाने तो पहचाने कैसे?